द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आज जश्न है, लेकिन ओडिशा के मयूरभंज के जिस छोटे से गांव से द्रौपदी मुर्मू आती है, उनके लिए आज ये कितने फख्र की बात है, क्योंकि ये वो इलाका है जो विकास यात्रा से बहुत पीछे है। और जब द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन की शुरुआत की होगी, उस वक्त के हालात बयां करना तो आप समझ सकते हैं और भी मुश्किल होगा। द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा पर मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने एक खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए कवर की है। गांव की खपरैल और फूस की झोपड़ी से देश के सबसे आलीशान भवन का सफर। ओडिशा के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स तक का सफर। खेत खलियान हल बैल से सबसे बड़े पद तक का सफर। साधारण से घर से 300 कमरों वाले महल का सफर। द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति बनने का सफर। कभी भी मैं पद के लिए मैं मांगा नहीं, सब ने मुझे दिए, सब मुझे मिला। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, काम है शायद यहाँ तक खींच कर लाए हैं। आसान नहीं होता द्रौपदी मुर्मू हो जाना। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर हर तरफ जश्न है। खूब पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। लेकिन इस संघर्ष का सफर बहुत मुश्किल था। यह सड़क ओडिशा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू के गांव की ओर जा रही है। हरा भरा साधारण सा भारत के हर आम गांव जैसा ही ये गांव भी है। खेतों में धान की फसल खड़ी है, लोग काम कर रहे हैं। अब तो उन्हें भी पता चल गया है कि उनका ये छोटा सा गांव द्रौपदी मुर्मू की वजह से इतिहास के स्वर्ण पटल में दर्ज हो चुका है। ये वो स्कूल है जिसकी स्थापना द्रौपदी मुर्मू ने की है। उन्हें छोटा हो या बड़ा सब दीदी कहते हैं। दीदी के स्वागत में गान हो रहा है, वो भी जब गांव में आती हैं, यहाँ बच्चों को जरूर पढ़ाती हैं। पैसे ही छूलेंगे सबका मन, आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। बहुत अच्छा महसूस होता है। वो जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, बहुत कुछ पढ़ा है। अब यहाँ पर आती हैं तो कैसे बुलाते हैं, सारे बच्चे कैसे बुलाते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को? दीदी 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 बोलकर पुकारते हैं। दीदी वो कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को इतने महान कर देना कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी राज्य की राज्यपाल आकर यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं। जी, हमको बहुत खुश होता है। वो हम सब के ग्रुप पे बैठा कर बात करते हैं हमारे साथ। यही द्रौपदी मुर्मू को अलग बनाता है। जीवन के इसी सेवा भाव से वो आगे बढ़ी, वो भी तब जब हर मोड़ पर जीवन में उनकी ईश्वर ने भी कठिन परीक्षा ली। द्रौपदी मुर्मू की पहली संतान की 1984 में 3 साल की उम्र में मौत हो गई। 2010 में बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की भी 25 साल की उम्र में मौत हो गई। 2013 में छोटे बेटे शिपुन की भी सिर्फ 28 साल की उम्र में मौत हो गई।
और अक्टूबर 2014 में पति श्यामचरण मुर्मू का भी साथ छूट गया। प्रतिमाएं हैं उनके पति श्यामचरण मुर्मू, उनके 2 बेटे लक्ष्मण मुर्मू और सिपोन मुर्मू की। दरअसल इस वीराने से लगातार जिस तरह से ताकत बटोर के वो पूरे देश की समाज सेवा और अपने इलाके के उत्थान में लगातार काम करती रही हैं, ये प्रतिमाएं उसका सबूत हैं। राइजीना हिल्स तक जाने का ये सफ़र आसान नहीं है और अब तो 7वें आसमान से गुजरते हुए देश की राइजीना हिल्स यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान होने की तैयारी भी है। लेकिन इसी वीराने से पिछले 1 दशक से लगातार काम करते हुए ये प्रतिमाएं न सिर्फ ये बात का सबूत हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में थपेड़े खाते हुए अपनी जड़ को नहीं छोड़ा, तो वहीं इस बात का भी कि कैसे एक आदिवासी महिला की ये सबसे बड़ी जमा पूंजी है। उनका तो प्रॉब्लम बहुत आया, बहुत सारे आए हुए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। ये उनका तो हस्बैंड है, उनका बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, वो एक्सीडेंट में डेथ कर गए। थोड़ा बहुत 2-4 दिन तो नर्वस हुए, तो फिर जैसे मैंने पब्लिक को सेवा करना है, बस उसी हिसाब से वो आ गया। सिर्फ 4 साल में ही द्रौपदी मुर्मू का पूरा संसार खत्म हो गया था। वो बुरी तरह से टूट गई थी। ऐसे में उन्हें सहारा मिला ब्रह्म कुमारीज का। उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया, ध्यान लगाया और इस दुख से बाहर निकली। आज इसी मेडिटेशन से जीवन जीने की सलाह वो सभी को देती है। यहाँ हर रोज उनकी गैर मौजूदगी में भी मेडिटेशन चलता है। ये हम लोग को दीदी से ही सीखे हैं। मेडिटेशन करो और माइंड को स्थिर करो, वो सब उन्होंने ही सिखाए हैं हम लोगों को। बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आदिवासी महिलाएं हैं और देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो हमको बहुत बहुत खुशी होती है। एक ना एक दिन आदिवासियों का भी और ज़्यादातर उन्नति होगा। सभी जगह पर उसको चांस मिलेगा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। एक साधारण से गांव में आदिवासी परिवार में पैदा होकर अब हर कोई सोच सकता है कि वो भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि शुरुआत द्रौपदी मुर्मू से हो चुकी है। लेकिन यह सफर कहां आसान रहा होगा। गांव में हर चीज की कमी थी। सुविधा तो छोड़िए, जरूरत के नाम पर भी कुछ नहीं था। रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। जहां बिजली का, तो मैं जब मंत्री बनी 2000 से 2004, उस टाइम मैंने अपने गांव में बिजली लाई। मेरे गांव के नजदीक एक नदी था। मेरे गांव के लोग नदी पार करके कोई भी चीज, या स्कूल या कोई ऑफिस या कोई मार्केट या हॉस्पिटल जाते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम, नदी भर जाता था, तो बारिश के मौसम में कोई जा नहीं पाते। मैं जब मंत्री बनी वहां ब्रिज में बनवाई। द्रौपदी मुर्मू ने यह संघर्ष बचपन से देखा और हर मोड़ पर यही संघर्ष किया। यह द्रौपदी मुर्मू का स्कूल है। आज ये बिल्डिंग टूट गई है क्योंकि बगल में नया स्कूल बन गया है, लेकिन आज से 55-60 बरस पहले किसी आदिवासी लड़की के लिए स्कूल में पढ़ना तो असंभव सा था। तो ऐसे सुविधा नहीं था, क्योंकि वो 50-60 साल पहले रास्ता का ठीक नहीं था। स्कूल भी मिट्टी का स्कूल था। वो जो छप्पर घर माने बिल्डिंग घर नहीं था। उस वक्त वैसे कंडीशन में द्रौपदी दीदी जी पढ़ रही थी इधर। उनकी प्राइमरी एजुकेशन यहीं पर गुजरी है। तो इसलिए इस स्कूल के तरफ से हम लोग तो बहुत बधाई देना भी चाहते हैं, और उसके साथ हम लोग बहुत खुशी भी है और बहुत गौरव की भी बात है। इसी संघर्ष से आगे निकलकर द्रौपदी मुर्मू पार्षद से विधायक, विधायक से मंत्री, मंत्री से राज्यपाल और राज्यपाल से अब राष्ट्रपति बन गई हैं। कहानी किसी प्रेरणादायी फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन है पूरी हकीकत। इसीलिए परिवार भी गर्व कर रहा है। संथाल जात से और हम लोग का उड़ीसा से
उसीलिए बहुत मतलब गर्व का बात है और खुशी भी बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस होता है। कभी सोचा था कि राज्यपाल के बाद ये कदम भी होगा या हो सकता है? ये तो हम लोग कभी नहीं सोचा था, वो तो बस ऊपर वाला का मेहरबान है और मोदी जी का, बस मोदी जी का दिया हुआ चीज़ है। जहाँ गरीबी ने आंखों को सपने देखने का अधिकार ही न दिया हो, जहाँ पांव गरीबी की बेड़ियों में बंधे हों और एक कदम आगे न चलने दें, जहाँ पर विपदा के तौर पर भुखमरी और भूख हर व्यक्ति का स्थायी दोस्त हो। जरा कल्पना कीजिए 50-60 वर्ष पहले उस आदिवासी गांव में आखिरकार क्या सुविधाएं होती होंगी। लेकिन छोटे छोटे कदम बड़े बड़े सफर को नाप लेते हैं और बड़ी बड़ी मंजिलों को पा लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का ये सफर भी मयूरभंज से लेकर नई दिल्ली तक सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, आप वहां पर मौजूद हैं जहां से देश को महामहिम मुर्मू मिली है। लोगों के चेहरों पर थकान है, लेकिन वो जो गदगद दिल हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और मैं अगर ये कहूँ कि आज सच में शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसलिए मुश्किल है आज यहाँ जो लोग खड़े हैं वो दिन भर नाच चुके हैं, डांस कर चुके हैं, होली दिवाली हर त्योहार मना चुके हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ। अब तो आप राष्ट्रपति के डॉक्टर साहब बन गए हैं संवैधानिक तौर पर। जब पहले देखते थे, इलाज करते थे दीदी का, और अब फीस लिए कभी? नहीं, कभी फीस नहीं है। मेरे पास ब्लड टेस्ट करने के लिए आते थे दीदी। क्या क्या बदला है? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साथ में काम किया है, कभी कुछ बदला है जब आप साथ में काम किए हैं उनके साथ? कैसा रहा है? जब जिंदगी की बात करते हैं, कैसे रहे हैं जिंदगी के पल? बहुत अच्छे रहे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उड़िया में बात करते हैं। मनोज्ञा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। सीधा उनका रुख करते हैं। मुख्यमंत्री साहब, पहला जो रिएक्शन है वो मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि ये तो डिसाइडेड था कि महामहिम मुर्मू ही इस वक्त देश को मिलने वाली है। लेकिन जब मुझे याद है वो मध्य प्रदेश आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसा भव्य स्वागत है कि मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। जी, आज मध्य प्रदेश पूरे आनंद में डूबा हुआ है। उत्सव मन रहा है पूरे प्रदेश में। अंतरात्मा से लोग प्रसन्न हैं। एक ऐसी बहन जो आदिवासी समुदाय से आती है और जिस भी पद पर रही, वो विधायक रही हो, वो मंत्री रही हो या वो राज्यपाल रही हो, उन्होंने अब हर पद पर जो उनका दायित्व था उसका निर्वाह अभूतपूर्व ढंग से किया। पूरी समर्पण, निष्ठा जी और परिश्रम और ईमानदारी के साथ किया। तो पूरा प्रदेश में आनंद का वातावरण है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अलावा भी बाकी साथियों ने भी वोट दिए। हम लोगों ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज को वोट कीजिए। तो कई विधायक मित्र जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं थे, उनने भी उनको वोट दिए। जी, शिवराज सिंह चौहान साहब, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये सिर्फ एक रबर स्टैम्प के तौर पर होंगी। आपने सुना होगा यशवंत सिन्हा ने भी ये बात कही थी। क्या जवाब देंगे उनको? आपको पता है कि जब वो राज्यपाल थी झारखंड में, तब उन्होंने सरकार द्वारा पारित किए हुए विधेयकों को वापस लौटाने का भी काम किया। उनका चयन हुआ है तो उनकी योग्यता के आधार पर हुआ है। मैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतनी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और समर्पित जनजातीय समाज की बहन को राष्ट्रपति पद के लिए उनका चयन हुआ और आज वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान साहब एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए कि इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश गदगद है, खुशी के मारे आनंदित है। तो आपने देखा, अब देश ने इतिहास रच दिया है। लेकिन अब जरा मास्टर स्ट्रोक में पर्यावरण, प्रकृति के लिए अपनी जान देने वालों और सिर्फ आंदोलन चलाने वालों की सोच का विश्लेषण करेंगे। समझ गए ना आप? एक तो जान देने वाले और दूसरे सिर्फ आंदोलन चलाने वाले। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन की समस्या का जिक्र जब भी आता है तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े एक्टिविस्ट्स नाम आते हैं उनके। ये एक्टिविस्ट जलवायु संरक्षण के नाम पर दुनिया के अमीर देशों की यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े सम्मेलनों में भाषण देते हैं, दुनिया भर के मीडिया में कवरेज पाते हैं,
बड़े पेशेवर ढंग से ये एक्टिविस्ट जलवायु संरक्षण के मुद्दे पर विश्व भ्रमण करते हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग, आप सब जानते हैं उनको, लेकिन देश के अंदर पर्यावरण बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान देने वाले धरती पुत्र को क्या जानते हैं आप? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत में सनातन संत परंपरा और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने प्रकृति और पर्यावरण बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। 20 जुलाई को राजस्थान के भरतपुर में विजय दास नाम के एक साधु ने पर्यावरण बचाने के लिए आत्मदाह करने की कोशिश की। क्या आज तक किसी डिजाइनर एक्टिविस्ट ने प्रकृति से इतना प्रेम दिखाया है कि अपनी जान ही न्यौछावर करने की हिम्मत दिखा दे? लेकिन धरती को सच्चे अर्थों में अपनी मां मानने वालों ने ऐसा कदम उठाया है। इनमें सबसे नया नाम बाबा विजय दास है। संत परंपरा से नाता रखने वाले पर्यावरण के सच्चे संरक्षक बाबा विजय दास की ये कहानी आपको देखनी चाहिए। और फिर डिजाइनर एक्टिविस्ट्स के जो प्रकृति से जुड़े प्रोफेशन को डिकोड करने की बात आएगी तो वो भी आज हमने आपके लिए तैयार कर रखी है। कटते रहते पहाड़, टूटते रहते पत्थर, बर्बाद होती रहती अरावली बरसों से हो रही है। एक्टिविस्ट आंदोलनों की दुकान चला रहे हैं। फिर क्यों खनन को रोकने के लिए राधे राधे कहकर बाबा विजयदास ने देह को आग में झोंक दिया? क्योंकि साधु समाज से बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस धरती को सजीव मानकर बरसों से उसकी साधना करते रहे हैं, विकास के नाम पर उसके पर्यावरण का विनाश कर दिया जाए। अपने आसपास की प्रकृति को बचाने के लिए एक साधु लपटों से लिपट गया। लेकिन कभी सुना है कि मंचों से बोलने वाले किसी एक्टिविस्ट ने ऐसी हिम्मत भी दिखाई हो? यह फर्क है बलिदान देने और दुकान चलाने के बीच। भरतपुर में खो थाना इलाके में पसोपा गांव के पास 1.5 साल से साधु समाज इन शामियानों में बैठकर राजस्थान के सत्ताधारियों से प्रार्थना कर रहा है कि खनन रुकवा दीजिए। जब आवाज नहीं पहुंची तो बाबा विजयदास ने आत्मदाह का प्रयास किया। 550 दिन से साधु संत खनन के खिलाफ धरना दे रहे थे। खनन प्रोजेक्ट से कई कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। अगर खनन बंद होता तो नेताओं को करोड़ों रुपए का नुकसान होता। साधु खनन वाले क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस क्षेत्र की पहाड़ियों का धार्मिक महत्व भी है। साधु समाज इसे भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मानता है। खनन बंद न होने से नाराज बाबा विजयदास ने आत्मदाह की कोशिश की। बाबा विजयदास का शरीर 80% तक झुलस गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया है। व्यथित हो गई, इतने लंबे समय से वो व्यथित थे, तो इस कारण से आत्मदाह, क्योंकि मरने जैसी स्थिति, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का प्राण ही है वो। हमारे वन क्षेत्र जो पर्वत क्षेत्र है ब्रज का, एक एक कण हमारे ठाकुर जी के समान ही माना जाता है। तो उसके प्रेम होने के कारण से वो टूट रहे हैं, तो वो व्यथित थे। आत्मदाह के प्रयास के बाद सरकार ने साधु समाज की मांग 15 दिन के भीतर पूरी करने का भरोसा दिया है और इसी भरोसे पर धरना खत्म कर दिया गया। हमारी परसों से ही वार्ता हुई, मुख्यमंत्री ने पूरा आदेश दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, जो ये चाह रहे हैं उसको हम करने को तैयार। लेकिन हम वन क्षेत्र को तैयार हैं। ये चाहते हैं क्वारिंग बंद हो जाए, क्वारिंग हम बंद करा देंगे, उसको वन क्षेत्र को डिक्लेयर कर देंगे। 550 दिनों से साधु समाज के ये लोग धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार तब जागी जब अपनी धरती को न बचा पाने से दुखी एक संत अपने जीवन को अंत करने का प्रयास कर बैठा। एक्टिविस्ट होते तो इन साधु संतों की तरह शामियानों में नहीं बैठते, बड़े बड़े मंचों से सरकार को उल्हाने भेजते। एक्टिविस्ट होते तो गर्मी में बैठकर गुहार नहीं लगाते। बड़ी बड़ी बैठकें होती, सम्मेलन होते और वार्ता इस मोड़ पर खत्म कर दी जाती कि अगले सम्मेलन में फिर वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। एक तरफ तो हैं धरती को मां मानने वाले पर्यावरण के सच्चे रक्षक, और दूसरी तरफ है प्रकृति की व्यथा के नाम पर व्यापार चलाने वाले डिजाइनर एक्टिविस्ट्स, जिनके लिए एक्टिविज्म एक प्रोफेशन है। उनकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है
किसी न किसी मुद्दे पर आंदोलन जारी रखें। ये लोग सच्चे अर्थों में एक्टिविज्म जीवी कहे जाते हैं, जिन्होंने एक्टिविस्ट बनकर करोड़ों रुपए कमा लिए, दुनिया भर में मशहूर हो गए, बड़े बड़े पुरस्कार ले लिए। हमने इसी आधार पर पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर अभियान चलाने वाले लोगों को 2 कैटेगरी में बांटा है। इससे आप दोनों का फर्क आसानी से समझ जाएंगे। कैटेगरी 1 है बलिदान देने वाले, कैटेगरी 2 है दुकान चलाने वाले। सबसे पहले बात हम करेंगे उनकी जिन्होंने धरती की संपदा को समाज की धरोहर माना और उसकी रक्षा के गंभीर प्रयास करते हुए अपनी जान तक दे दी। इनमें पहला नाम है प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद। गंगा में अवैध खनन बांधों के निर्माण के खिलाफ जीडी अग्रवाल ने लंबा अभियान छेड़ा था। 2018 में उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए अन्न त्याग दिया था। 111 दिन तक उन्होंने अनशन जारी रखा। अंतिम दिनों में पानी भी त्याग दिया। 11 अक्टूबर 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जीडी अग्रवाल आईआईटी में प्रोफेसर रहे थे, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भी रहे थे। दूसरा नाम है स्वामी निगमानंद सरस्वती। गंगा के खातिर निगमानंद ने 114 दिन तक अनशन किया था। उनकी जो मांग है वो यही थी कि गंगा में खनन पर रोक लगाई जाए। निगमानंद सरस्वती का 13 जून 2011 को देहरादून में निधन हो गया। पर्यावरण के लिए अपनी जान का बलिदान देने वाले तीसरे नाम है स्वामी गोकुलानंद। 1998 में स्वामी गोकुलानंद ने भी क्रशर और खनन माफियाओं के खिलाफ अनशन शुरू किया था। अलग अलग समय पर अनशन करते रहने के बाद 2003 में गोकुलानंद की मृत्यु हो गई। गंगा सफाई और गंगा को बचाने के लिए जान देने वाले ये 3 संत मातृ सदन नाम की संस्था से जुड़े थे। ये सब वो नाम हैं जिन्होंने जनहित के आगे जान तक की परवाह नहीं की। ऐसे ही कर्मयोगियों के लिए कबीरदास ने कहा था कि परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। एक तरफ ऐसे कर्मयोगी हैं तो दूसरी तरफ प्रकृति के नाम पर एक्टिविज्म का प्रोफेशन अपनाकर जेबें भरने वाले और शोहरत लूटने वाले मौजूद हैं। ऐसे डिजाइनर एक्टिविस्ट्स पर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, अब इसे देखिए आप। How dare you? एक्टिविज्म की परिभाषा है एलीट होना। अगर जलवायु और पर्यावरण के लिए कोई बलिदान दे दे तो उसे दुनिया भले न जाने, लेकिन यदि कोई एक्टिविस्ट है, दुनिया भर के कैमरों का फोकस उस पर होता है। दुनिया भर के शहरों में उसका स्वागत होता है। 2003 में स्वीडन में पैदा हुई 19 साल की इस लड़की का नाम ग्रेटा थनबर्ग है और दुनिया उसको इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज रेवोल्यूशन की मशाल जलाने वाला मानती है। ग्रेटा थनबर्ग ने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। उनके पास क्लाइमेट में सुधार लाने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है, लेकिन दुनिया इसी बात से उत्साहित है कि इतनी कम उम्र की बच्ची क्लाइमेट चेंज के लिए जागरूकता की मिसाल बन गई है। People are ready for change. We want change. ग्रेटा थनबर्ग 2018 से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान चला रही है और 2019 में यूनाइटेड नेशंस की बैठक में उनके एक बयान और हाव-भाव ने दुनिया का ध्यान खींचा था। People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? ग्रेटा थनबर्ग जो कर रही हैं, उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन होना तो ये भी चाहिए कि धरती को बचाने के लिए जान गंवाने वालों को भी दुनिया जाने। मामूली संत बाबा विजयदास हों या आईआईटी के प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हों, इनको दुनिया नहीं जान पाती है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग की यात्राओं के लिए करोड़ों रुपए के जीरो कार्बन एमिशन जहाज का बंदोबस्त हो जाता है। बड़े-बड़े सम्मेलनों का न्योता आता है। ग्रेटा 2019 में टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई। स्वीडन की सरकार ग्रेटा को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। इस अवार्ड में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की प्राइज मनी दी जाती है। 2 साल पहले तक ग्रेटा थनबर्ग की कुल संपत्ति करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई थी।
एक्टिविज्म की दुकान और बलिदान देने वालों के बीच यही फर्क है। दुनिया भर में एक्टिविज्म का एक इकोसिस्टम है। एनजीओ से लेकर बड़ी बड़ी लॉबीज का समर्थन एक्टिविस्ट के साथ रहता है। जनहित के नाम पर इनको बड़ी रकम दी जाती है। इनका सिस्टम और सरकार के साथ गठजोड़ रहता है। सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन खड़े करते हैं। संवाद और सम्मेलन के नाम पर एक्टिविस्ट कमाई का मॉडल तैयार कर लेते हैं। कमाई के चक्कर में ही एक्टिविज्म के नाम पर ग्रेटा थनबर्ग ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी। ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर आंदोलन के समर्थन में लिखा था। ग्रेटा ने गलती से टूलकिट नाम का एक डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दिया। ये टूलकिट खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल की संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने तैयार की थी। धालीवाल कनाडा से भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। ऐसे ही एक्टिविस्ट को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी शब्द दिया था। जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। भारत में भी आंदोलनों के नाम पर कई एक्टिविस्ट जांच के दायरे में घिरे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही एक्टिविस्ट मेधा पाटकर पर्यावरण के लिए लंबे समय तक लड़ती रही और सरकार के साथ बातचीत में शामिल रही, लेकिन उन पर गबन के आरोप लगे हैं। मेधा पाटकर के एनजीओ और उससे जुड़े 11 लोगों पर करोड़ों रुपए के गबन के आरोप हैं। मेधा पाटकर पर आरोप है कि उनके एनजीओ ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा, आदिवासी कल्याण के नाम पर 13 से 14 करोड़ रुपए का फंड जुटाया, लेकिन इस फंड को विरोध प्रदर्शन जैसे कामों में खर्च कर दिया गया। 11 जुलाई को ही उनके खिलाफ बड़वानी में एफआईआर दर्ज की गई है। दुनिया हो या देश, एक्टिविज्म हमेशा से ही फायदे का सौदा रहा है। बाबा विजयदास, जीडी अग्रवाल और ग्रेटा थनबर्ग को आमने सामने रखकर आप बलिदान और दुकान का फर्क समझ सकते हैं। और आपको बता दूं मैं, द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दिया गया है। राज्यसभा के महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने ऐलान कर दिया है, मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले हैं। अब महामहिम मुर्मू आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दी गई है। मुर्मू को 64.03% वोट प्राप्त हुए हैं। यशवंत सिन्हा को कुल 35.97% वोट मिले हैं। आज से कुछ दिन पहले ही इस बात को लेकर, ये फाइनल आंकड़े मैं ये बता दूं, इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि जब ऐलान हुआ था तो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के लिए तो एनडीए के पास जो वोट थे वो बहुमत से 12,492 कम पड़ रहे थे। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू को जो वोट मिले हैं आपके सामने हैं। 6,76,803 वोट पड़े हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में और ये लगभग 64% के आसपास है। क्रॉस वोटिंग भी हुई है। 3,80,177 वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं। यशवंत सिन्हा को जो वोट पड़े हैं, जितने तादाद में पड़ने चाहिए थे उतने नहीं, क्योंकि व्हिप के जारी होने के बावजूद जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतने के बाद उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। किरण रिजिजू इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, बताया जा रहा है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वालों की लंबी कतार इस वक्त लगी हुई है। हालांकि कहा यह जाता है कि वो बहुत जल्दी सोने की आदी हैं, बहुत डिसिप्लिन जिंदगी जीती हैं। और ये जो इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तमाम आदिवासी सांसद जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर हिंदुस्तान को मिली है और इसीलिए इस समाज में खासा जोश है, उत्साह है, खुशी है।
तमाम सांसद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उसमें आपको कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू भी नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही ताता इस वक्त तो शुरू हुआ है, लंबा चलेगा ये सिलसिला। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।